बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और कोशिश कीजिए अपने आप को ठीक ठाक रखें, क्योंकि अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पता चल रहा है, शहर लाहौर एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। सो आप कोशिश कर भी लें कि आपने अपने आप को ठीक रखना है। कैसे मुमकिन है, जब आप घरों से बाहर निकलेंगे तो ये जहरीला धुआं, मैं कहती हूँ जी, वबाले जान बना हुआ है और बच्चे बड़े सभी लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। सो हैप्पी वीकेंड मैं इसलिए भी नहीं कह सकती कि वीकेंड अगर आप बाहर नाश्ता करने के लिए निकलेंगे, बाहर खाना खाने के लिए रात को जाएंगे, सो ये आलूदा धुआं आपके लिए इसी तरह से अजियत बनता रहेगा। सो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना ही निकलिए तो बेहतर होगा। वो जो हम पार्क्स वगैरह में जाकर टाइम स्पेंड करना बहुत ज़बरदस्त समझते थे, डेंगू भी है और साथ ही साथ अब ये भी मसला चल रहा है। सो जितना घर अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार सकते हैं, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मौसम भी तब्दील हो रहा है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज ये है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहे। अदरवाइज़ हैप्पी वीकेंड, अच्छे तरीके से प्लान करें ताकि रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिले। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आपको पता है जी, हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अगर मुसीबत आ जाए उस पे सब्र करना चाहिए। मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए। अगर मुसीबत आ जाए तो उस पे सब्र करना चाहिए। देखिए, हदीस में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा हम बाहर निकले भूख की शिद्दत की वजह से, तो हमने अपने पेट पर एक एक पत्थर बांधा हुआ था। हम हुज़ूर के पास गए शिकायत लेकर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की शिद्दत ने हमें मजबूर कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज़ मुबारक ऊपर की, आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे। मेरे भाइयों, दुनिया में मसाइब का आ जाना ये गुनाहों की अलामत नहीं, बल्कि अल्लाह वालों पे जो आज़माइशें आती हैं उनके दर्जात की बुलंदी का सबब बनती हैं। इसलिए मुसीबत के अंदर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, आज का पैगाम आप जान चुके हैं। अब मैं ख़बरों की तरफ आऊँगी। आज की लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ये है जी, करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्विस होने पर आर्टिकल 63 1P के तहत नाअहल किया गया। नाअहली मौजूदा रुकनीत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तोशा खाना केस का महफूज फैसला सुना दिया। सो कल ये जब फैसला सुनाया गया, उसके बाद जो हुआ वो तो आपको बताएंगे। अभी खबर की कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूँ। असासे छुपाने के लिए झूठी स्टेटमेंट जमा कराई। झूठ बोलने पर इमरान अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं रहे। डीसीट होने पर उनकी नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कराया जाएगा। सो वो जो दावे किया करते थे कि तहरीक इंसाफ मेरिट का राग अलापा जाता था, सादिक और अमीन कहा जाता था और हर काम मेरिट पर होना था और रियासत मदीना की बातें की जाती थी, वहाँ पर असासे छुपाए जाए, वहाँ पर झूठ बोला जाए, वहाँ पर अवाम का इस्तेसाल तो हो रहा है। अवाम के साथ तो जो हो रहा है पिछले कुछ सालों से वो आपके सामने ही है। सेहत के नाम पर अवाम के साथ मजाक किया गया, तालीम के नाम पर अवाम के साथ मजाक किया गया और फिर अपनी अयाशियाँ और अपनी मौजें किस तरह से की गई वो आप सब लोगों के सामने है। इमरान खान तोशा खाना केस में नाअहल फौजदारी मुकदमा भी चलेगा। सो ये है आज की हमारी लीड स्टोरी। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर और कैसर खोकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल, ये इमरान खान को जो तोशा खाना केस में नाअहल किया गया है, ये एक जुल्म की एक इंतहा है। मैं बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल कत्ल किया और मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया, पार्टी के सरबराह को।
कैद आज़म की एम्बुलेंस को लेट किया गया, लियाकत अली खान को जलसे में कत्ल कर दिया गया। हम जब सियासतदानों का कत्ल करेंगे, सियासतदानों का इस्तेसाल करेंगे तो हमारा सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होगा। सियासी जमातों को मजबूत करें, सियासत होंगे। इस तरह तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, मार्शल आ जाएगा जब हमारे सियासतदान ही नाहल हो जाएंगे। एक पार्टी का सरबराह उसको नाहल कर रहे हैं तो ये गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। सियासत जितना इस्तेसाल होता है सियासतदानों को होता है। कभी जर्नलों का आपने साहब देखा है, कभी आपने ब्यूरोक्रेट का साथ देखा है, कभी आपने किसी ब्यूरोक्रेट को गिरफ्तार होते देखा। जी बिल्कुल, ये सियासतदानों का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। सियासी जब तक हम सियासतदानों के साथ इस तरह करेंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आएगी खराब, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी बाहर से, और अमन गैर सरमायाकारी नहीं होगी और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये इलेक्शन कमीशन को ये फैसला अपना वापस लेना चाहिए। और छोटी-छोटी बातों पर हो रहा था, उन्हें एहतजाज में मुझे लगता है जी बिल्कुल छोटी-छोटी बातों पर इलेक्शन कमीशन को इस तरह नाहल नहीं करना चाहिए। इन्होंने पहले नवाज शरीफ को नाहल किया, नवाज शरीफ को नाहल किया, अब इमरान खान को नाहल कर दिया, कल को शहबाज शरीफ को नाहल कर देंगे तो हुकूमत कौन करेगा? फिर इसका मतलब है कि जर्नैल आ जाएगा हुकूमत करने या कोई डिक्टेटर आ जाएगा हुकूमत करने। ये सियासतदानों को, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ कि सियासतदान के साथ ये ज्यादती है, पार्टी के सरबराह के साथ ज्यादती है। इससे पहले भुट्टो का जुडिशियल एहतजाज हो रहे थे वो ठीक थे जी, एहतजाज करना जमहूरी हक है, रोड बंद हो गए, सब कुछ ठीक था। ये एहतजाज करना हर एक जमहूरी हक है, एहतजाज करने को किसी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन सड़क को ब्लास्ट करना, टायर जलाना, तोड़ फोड़ करना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फौरन एहतजाज होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि सियासतदानों के साथ ये सब कुछ करना बिल्कुल वाकई ठीक नहीं है, लेकिन सियासतदानों ने जो किया, जो केस चला, जो हकाइक सामने आए, अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए इमरान खान साहब, सही तरह से अपने मौकिफ का दिफा नहीं कर पाए, उसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस तरह इमरान खान को सुनने का मौका देना चाहिए था। इमरान खान की बात भी सुननी चाहिए थी। अगर आप तोशा खाना की बात करें तो माजी को कब्रान देके तो सारे इस तरह करते रहे, फिर सबको कर देंगे नहल। किस किस को नहल करेंगे? बाकी भी तो मुलवस रहे हैं। आप सियासतदानों को मजबूत करने की जरूरत है, सियासी निजाम को मजबूत करने की जरूरत है। इंडिया में देखें, कभी उन्होंने वाजपेयी को या मोदी को नहल किया? उन्होंने सियासी जमातों को तो नहीं करना चाहिए। ये तो एक पॉपुलर जमात है, उसके बाद पॉपुलर जमात है, अवाम का क्या हाल किया? उसके बाद मैंडेट अवाम का, आगे वो इलेक्शन जीतने वाला अगला वो प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको नहल कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ को जेल में डाल रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ को आप जेल में डाल देते हैं। ये तो गलत बात है। अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, अगला इलेक्शन होगा, 2 एक्सपीरियंस से वो आ रहा जी, उसका मैंडेट है, वो जिमनी इलेक्शन जीत रहा है, हर जिमनी इलेक्शन। तो फिर अगले 5 साल फिर अवाम के साथ यही होने लगा है, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, नौकरियां छीनी जाएंगी। इस तरह गलत बात है, लेकिन अदालतें मौजूद है, अदालतों से ये इंसाफ हो जाएगा। अदालतों में जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं इस केस को, तो अदालत से उनको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन सियासतदानों का इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासी निजाम को मजबूत होना चाहिए। हमारा मुल्क जो था वो एक सियासतदान ने बनाया था, कैद आज़म ने, हमारा किसी डिक्टेटर ने, किसी फौजी आमन ने या किसी ब्यूरोक्रेट ने मुल्क नहीं बनाया था। और ये सियासतदान जो है, सियासी निजाम, जमहूरियत मजबूत होगी। इस तरह इमरान खान को आपने जो नहल किया है, इससे तो जमहूरियत पर वार पड़ा है, जमहूरियत इससे कमजोर होगी। और अगर जमहूरियत चलेगी मुल्क से तो आपको पता है बलोचिस्तान में देखें, जमहूरियत की वजह से वो पाकिस्तान के साथ है। अगर डिक्टेटरशिप जब आती है तो बलोचिस्तान के हालात खराब हो जाते हैं। वो कहता है हमें अलहदगी करो। आपने डिक्टेटरशिप लाई तो मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, अब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये बता दें, आप कह रहे हैं कि सरासर ज्यादती की गई है, आप इस फैसले को सपोर्ट नहीं जी बिल्कुल ही मैं सपोर्ट करता जी, सरासर ज्यादती की गई है, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक सियासी जमात के कायद के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह उसके साथ कौमी असम्बली में उसके पास इतनी सीटें हैं, वो पॉपुलर उसके जलसे देखे। आप इस तरह सियासतदानों के साथ करेंगे। आपने मुजीबुर रहमान के साथ 1971 में इक़्तिदार नहीं दिया तो उसने मुल्क अलहदा कर लिया। अब इमरान खान भी कल को इस तरह कह सकता है कि मुझे KP के अलहदा करो। ये तो इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए। यानी आप तो इस फैसले की भी मुखालफत करते हैं, आप एहतजाज करने वालों के भी आप कह रहे हैं अच्छा एहतजाज किया, लेकिन चले टायर वगैरह जलाना वो ठीक नहीं था, सियासतदानों के साथ इस तरह के सलूक नहीं होने चाहिए। सियासतदान का जितना मर्जी इस्तेहसाल करे वो ठीक है। खोकर साहब, सियासतदान करते हैं तो 5 सालों में अवाम के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ ठीक था। अगर आपके साथ इंतकामी आप सियासतदानों को चलने नहीं देते, सियासतदानों को कोई एस्टैब्लिशमेंट में मुदाखलत करती है, कोई इधर से किया जाता है। आप मुझे बताएं कि कितने आपने जनरल मुशर्रफ ने मुल्क तोड़ा, मुल्क तोड़ा कहते हैं, आइन को तोड़ा जनरल मुशर्रफ ने, तो उसके खिलाफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उस पर बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा चला, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो मुल्क के बाहर बैठा हुआ है, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। ज्यादा जज्बाती होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ चीफ एडिटर डेली सिटी 42 न्यूज जो है, 24 न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब को अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे।
सलीम बुखारी साहब, खोखर साहब तो मैं कहूँगी शिद्दत जज्बात में इस तरह से बह गए हैं कि इनको कंट्रोल करना मेरे लिए कम से कम मुश्किल हो गया है। कल के फैसले के हवाले से आई डोंट नो ये सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, पर मैं इस टाइम इनको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे बताइएगा आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? खोखर साहब तो सरासर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, खोखर साहब को ये हक हासिल है कि वो जिसकी भी हमायत करना चाहें, जिसकी मुखालफत करना चाहें, ये उनका राइट है। लेकिन मेरे ख्याल से गुफ्तगू करते हुए हकायक को सामने रखना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा शख्स जो ये समझता हो कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो आसमान से उतरा है, उसको कोई पूछ नहीं सकता, अदालत में उससे सवाल नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये ऐसे एक शख्स के बारे में ये तसव्वुर करना कि वो अदालतों का कहना या अदालतों के फैसलों को तस्लीम करेगा, ये मुश्किल है। पूरी हिस्ट्री है उनकी, हालिया सालों में जो रवैया उनका रहा है वो किसके सामने नहीं है, को मालूम है, सब जानते हैं। उनकी हमायत करने के लिए जो लोग उनके साथ हैं, एक बड़ी तादाद लोगों की उनके साथ है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हकायक क्या है, जमीनी हकायक क्या है, किस बुनियाद पर कौन सा फैसला हुआ है। वो अपने लीडर के बारे में कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी उनकी परफॉर्मेंस रही हो, चाहे कुछ भी उनके ऊपर इल्जामात हो, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। खोखर भाई जो हैं वो जज्बाती आदमी तो खैर हमेशा से जाने जाते हैं, तो आज उनके जज्बात जो हैं वो जरा बुखारी साहब शुक्र करें उन्होंने इस फैसले पर तौबा नहीं कर दी, नहीं तो मैं जिस तरह से यकीन माने मुझे तो उनकी गुफ्तगू सुन के परेशानी हो रही थी कि मैं ऑन एयर इनको कैसे साथ लेकर चलूंगी। खोखर साहब कुछ कहना चाहेंगे बुखारी साहब को? जी बिल्कुल, बुखारी साहब मेरे सीनियर हैं, उन्होंने जो कहा वो सच कहा, लेकिन इमरान खान के साथ ये मैं कहूंगा कि ये ज्यादती हुई है और इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो फैसला करने वाले हैं उन पर इमरान खान पहले अदम एतमाद कर चुके हैं। इमरान खान ने खुद कहा कि उनको तब्दील किया जाए और इस हवाले से इमरान खान बार बार इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा भी कर चुके हैं। लिहाजा जिस पर इमरान खान अदम एतमाद कर चुके हैं उसको उसके खिलाफ फैसला करने का राइट नहीं होना चाहिए। ये कोई थर्ड पार्टी फैसला करते तो फिर भी ठीक था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि पार्टी बन चुके हैं, इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। यही फैसला अगर किसी दूसरे सियासतदान के साथ होता, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक थे फिर। जी बिल्कुल, लेकिन इमरान खान के साथ जो हुआ है वो एक पर्सनल बायस हो गए हैं। अब मैं कहता हूँ आप जज हैं, आप मुझे, मैं आपसे अपना फैसले नहीं कराना चाहता, तो आप जबरदस्ती मेरे पर फैसला ठोसे तो वो मेला फाइडी हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुखारी साहब कुछ कहना? देखिए, मेरी गुजारिश है, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेते हैं। जी जरूर। ये किसी मुल्क में नहीं होता कि जज भी आपकी मर्जी का हो, इलेक्शन कमिश्नर भी आपकी मर्जी का हो। आप एक ऐसे अनोखे लाडले हैं कि आपके खिलाफ फैसला जिसने करना हो, जिससे हो जाए, जजेस कर दें तो उनकी तस्वीरों को जुतियां मारें, बाहर बैठ के ग्रीन पासपोर्ट जलाएं, बाहर बैठ के पाकिस्तान के झंडे जलाएं। ऐसे लोगों पर तो लानत भेजनी चाहिए। ये तो मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी कहलाने के हकदार कैसे हैं। ये कोई बात नहीं है कि जो चीज वो चाहेंगे वो होगी, क्यों आसमान से उतरे हैं वो। बाकी जिस वक्त लोगों को नाअहल किया गया था तो क्या हुआ था? किसी ने कहा था कि ये अदालतें चोर हैं, किसी ने कहा था ये कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ये पीडीएम से मिला हुआ है। ये कोई तरीका कार है? ये उनके अब्बा का मुल्क है कि हर चीज उनकी मर्जी की होगी? ये कहीं नहीं होता और नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने, बिल्कुल बजा फरमाया। अब बुखारी साहब मुझे अब सिर्फ ये बता दीजिएगा, वो जो इतने राग अलापे जाते थे इंसाफ के, मेरिट के, और आप कहते थे कि बस जो मैंने कह दिया वही सब ठीक है, ये अब हकीकत खुल के अवाम के सामने आई है। अब ये जो कल एहतजाज हुए, जगह जगह शहर को ब्लॉक किया गया, फिर खुद खान साहब ने आकर कहा कि जी एहतजाज रोक दिए जाएं, फिर उनकी तरफ से जो लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली थी, अब आगे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? अभी तक तो ऐलान भी नहीं किया लॉन्ग मार्च का कुछ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कल मेरे ख्याल से खान साहब को और उनके साथियों को बहुत मायूसी हुई है, इसलिए कि लोग जितनी कम तादाद में निकले हैं, बिल्कुल उन्हें एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ये कहना पड़ा हर एहतजाज में कोई 40-50 के करीबी लोग थे। मैं वही अर्ज करूं कि आप पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए, जहां जहां लोग निकले हैं, ये रिपोर्टरों के तहत भी मौजूद है और इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी मौजूद है, क्योंकि उनका ख्याल ये था, और ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि सारे साथी फवाद चौधरी हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, उनका ख्याल ये था कि इस लाडले को किसी ने मैली आंख से देखा तो पूरे मुल्क में तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, मुल्क का तख्ता उलट दिया जाएगा, हर चीज को बहा के ले जाएगा। ये वो ख्याली दुनिया थी जिसमें इमरान खान साहब रहते हैं। पहला झटका पड़ा है। इससे पहले भी एक झटका पड़ा कि वो जिनके लाडले थे, जो उनको लेके आए थे, उन्होंने जो लाताल्लुकी उनसे की है, उसके बाद से तो जीना मुश्किल हुआ है खान साहब का। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो जाएं कहाँ। तो एक ऐसा शख्स जो अपने आप को समझता हो कि वो अनटचेबल है,
उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, वो रियासत मदीना का वाली है। ये कहना सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन इसको साबित करना या इसका अहल होना ये बहुत मुश्किल है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा इल्जाम उनके ऊपर गलत है जी? फॉरेन फंडिंग नहीं ली उन्होंने। 8 साल कम होते हैं किसी चीज को साबित करने के लिए, और हमेशा डरा डरा के लोगों को उन्होंने फैसलों को में ताखीर की है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कुछ कहा, मुझे ये तो बताइए इसको लगाया किसने था? बिल्कुल खुद इन्होंने मुकर्रर किया था। और इनकी तारीफ के जो वीडियोज हैं इनकी, जरा इमरान खान साहब की वीडियोज में देखें तो वो समझते थे कि इससे ज्यादा अहम कॉम्पिटेंट आदमी कोई है ही नहीं, कोई ईमानदार आदमी इससे ज्यादा है ही नहीं। जो जहां से आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी मिले वहां आप उस इंसान के जान के दुश्मन हो जाते हैं। कोई तरीका है? तो मेरे ख्याल से हिकमत अमली को अब उन्हें दोबारा से गौर करना होगा लॉन्ग मार्च की जो है, क्योंकि कल उन्हें बहुत मायूसी हुई है। कल जो एहतजाज हुआ है उसको आप न सुनामी कह सकते हैं, ना आप उसको तिनके की तरह सिस्टम को बहा ले जाने वाला कह सकते हैं। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से खान साहब को अपनी स्ट्रेटजी पर दोबारा गौर करना बिल्कुल, और यही वजह थी कि शायद उन्होंने किसी तारीख का भी ऐलान नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, हमने कल लोगों का एहतजाज भी देखा, वो इक्का दुक्का लोग ही, तकरीबन कोई 40-50 लोग आपको हर मुजाहरे में नजर आए। अब चलिए जी, खोखर साहब की बात भी मान लेते हैं, एहतजाज तो राइट है, लेकिन हालात आपके सामने आगे ऑलरेडी कैसे हैं। लोग इस कदर परेशान है। आप जलाओ घेराव करेंगे, आप एम्बुलेंसेस को रोकेंगे, तो फिर कहाँ का ये इंसाफ है, कहाँ की ये तहरीक इंसाफ है? खैर, इंसाफ के साथ क्या हुआ वो तो सब खुल के आपके सामने आ ही रहा है, लेकिन वो लोग जो कि ये समझते हैं कि सिर्फ ये इंतकाम दूसरों के लिए ही है, ये चीज़ें जब पलट कर आना शुरू होती हैं तो फिर चीज़ें बार बार एक एक करके खुलना भी शुरू हो जाती है। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से शो में खुश आमदीद कहेंगे। खबर हम जो शेयर कर रहे हैं जी वो ये है जी, इमरान खान तोशाखाना केस में ना अहल करार फौजदारी मुकदमा भी चलेगा। बुखारी साहब का तज्जिया भी आपने सुन लिया, खोखर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। अब इस पर जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है? जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान अजीज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपके वक्त के लिए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाह, देखे है ना, अगर मैं हैसियत पॉलिटिकल वर्कर इस बात को देखूं तो किसी भी पॉलिटिशियन की डिस्क्वालिफिकेशन पर और किसी भी अवामी लीडर की डिस्क्वालिफिकेशन पर मैं तो खुश नहीं हूँ। बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बोया है, इमरान खान साहब ने बदकिस्मती से वही काटा है। इमरान खान साहब ने जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे झूठे इल्जाम लगवा के उनको जो है वो लोगों के दिमागों में ये बात डाल के कि वो शख्स चोर है, वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में कुलीदी किरदार अदा किया, जिसके दौर में जो डेवलपमेंट हुई है, आज पाकिस्तान में जगह जगह नवाज शरीफ की तख्तियां, नवाज शरीफ के निशान नजर आते हैं। आप क्वादर चल जाएं, आपको नवाज शरीफ का नाम नजर आएगा। आप मोटरवे पर सफर करें, आपको नवाज शरीफ याद आएगा। आप पाकिस्तान के किस अहम मनसूबे पे उंगली रखेंगे, चाहे वो 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करना हो, आपको नवाज शरीफ की खिदमत, उसकी मोहब्बत नजर आएगी। ऐसे लीडर को जिसने पाकिस्तान को जो है वो बहुत कुछ दिया हो, उस लीडर के मुतालिक झूठ फैलाकर और लोगों के ज़हनों को जो है मैं समझता हूँ कि उनके मुतालिक नेगेटिव करने की नापाक कोशिशें करने का आखिर अल्लाह ताला की ज़ात का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। और मियाँ साहब कहा करते थे कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। तो ये देखें, मैं सिर्फ इस लिहाज से बात करता हूँ कि जो कड़ा इमरान खान साहब ने दूसरों के लिए खुदा, कल वो खुद उसमें गिरे हैं और मुझे उसका अफसोस है कि इमरान खान साहब के साथ मुकाबला सियासी मैदान में ही होना चाहिए। और वो जो झूठ की ताकत पाकिस्तान साहब ने सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के जरिए और बदकिस्मती से हमारे बच्चों की जो किताबें हैं, जो कोर्स की किताबें हैं, जिसके अंदर कभी सियासत दाखिल नहीं हुई थी, तहरीक इंसाफ ने उसमें भी सियासत दाखिल की और वो उन बुक्स के अंदर जो कोर्स की बुक्स के अंदर चीज़ें शामिल की, उन चीज़ों के अंदर भी सियासत की। और इमरान खान साहब ने अपने आप को परवान चढ़वाने की जो है उसमें कोशिश की। कल का जो फैसला है वो मैं बड़े अदब से अर्ज करूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल वो चोरी की है। और इसलिए की है कि आप एक तरफ अमानत, सदाकत और दयानत के आप नारे लगाएं और दूसरी तरफ आपका हाल ये हो कि आपकी वो घर के अंदर डकैतियां पड़ रही हों और चोरियां हो रही हों। आप एक कागज निकालें जेब से और कागज कैबिनेट से अप्रूव करवा लें और कहें कि इस कागज को एजेंडे से इस एजेंडे को अप्रूव कर दें, कि मैंने ये दिखाना नहीं है। ये साबित शुदा बात है
कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसे एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है मलिक रियाज साहब का बैरिया, उनके वो जो उन्होंने उनसे रिकवरी की थी वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत था। और हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत उन अरबों रुपयों को मियाँ ये इमरान खान साहब ने कैबिनेट से बगैर उनको बताए अप्रूव करवाकर वापस उस बंदे को कर दिया था जिसकी वो लूटी हुई दौलत थी। यानी वो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में जानी चाहिए थी, लेकिन वो रकम वापस उनके उस बंदे के अकाउंट में गई, और जिसके जवाब में मुबैना तौर पर वो जो ऑडियो लीक्स आई उसके अंदर जो घड़ी वो हीरे की अंगूठी की बात हो रही थी और उसके अंदर अलकादा ट्रस्ट की जमीनों की बात हो रही थी। तो ये सारी तमाम चीजें अब कौम के सामने आ चुकी हैं। और जो तोशाखाना के अंदर आप देखें कि आप सादक अमीन होने के दावेदार हैं और आप एक चीज जो हमारे गैर मुल्की हमारे साथियों ने और हमारे दोस्तों ने, हमारे मेहरबानों ने आपको बतौर तोहफा दिया है, आप उस तोहफे को इस तरह से बेच रहे हैं कि वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बात शर्मिंदगी का बायस बन गई। बिल्कुल आपने सही कहा खालिद साहब। कल हमने जो एहतजाज हुए उसमें लोगों को उस तरह से हमने फीडबैक लोगों का नहीं देखा। अब कुछ हर एहतजाज में 40, 50, 60 लोग हमें जगह जगह पर नजर आए, इससे ज्यादा नहीं थे। क्या इस फैसले के बाद लोग नाला हैं या इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है? सोशल मीडिया पर तो लोग बड़ी इस चीज़ को हाइप दे रहे हैं और गमो गुस्सा भी इस फैसले पर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आई है। देखिए ना, मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ कि पाकिस्तान तरीके साहब को अभी गर्म हवा नहीं लगी। वो सख्तियाँ, वो मुसीबतें, वो तकलीफें, वो मुश्किलात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने बर्दाश्त की, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने बर्दाश्त की, वो खुशकिस्मती से अब तक तरीके इंसाफ के कारकुन को बर्दाश्त नहीं करना पड़ी। और इमरान खान साहब को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ी। 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अटक किला की जेल में रहा, उसका बेटा 40 दिन गैराज में बंद रहा। मियाँ नवाज शरीफ की जिंदगी के कितने साल जेल में गुजरे, उनकी बेटी जेल में रही, उनका भतीजे जेल में रहे, उनका भाई जेल में रहा, उनके साथी जेल में रहे। और ये कोई अब की बात नहीं है, ये बड़ी पिछले जो 20-25 साल की बातें हैं, ये तमाम मैं आपको वो बता रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी का फंदा झूल गए, उनकी बेटी जो है वो जला वतन रही, उनका दामाद कितने साल रहा। तो यानी कहने का मकसद ये है कि ये वो दास्तानें हैं जिनको जो बिल्कुल कुर्बानियों की दास्तानें हैं। और इमरान खान साहब को तो अभी मैं कहता हूँ अल्लाह माफ करे सुई नहीं चुभी, अब अल्लाह ना करे उनको सुई चुभे, लेकिन बातें करना बहुत आसान होता है। और इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो बातों के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो बातों में जो है वो कश्मीर भी फतह कर लेते हैं और बातों में वो जनाब अपना पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मैशत भी पाकिस्तान को बना देते हैं। और इसी तरह बातों में वो दुनिया के मकबूल लीडर बन गए हैं। तो बातें करने से काम नहीं होता भाई। वो कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नम भी। यानी जो बात आप काम प्रैक्टिकल आपने टकेगा नहीं किया। मुझे कोई पीटीआई का सपोर्टर एक काम बता दे कि इमरान खान साहब जो 3.5-4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान को बर्बाद करने के, सिवाय पाकिस्तान की मैशत से खेलने के, सिवाय जो आज जो डॉलर बढ़ रहा है, आज ये बताएं किसने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी थी? डॉलर इसलिए बढ़ रहा है कि स्टेट बैंक उसको कंट्रोल नहीं करता। हुकूमत पाकिस्तान के अंदर उस तरह से रहा नहीं। ये किसने किया? ये इमरान खान ने किया, ये उसके साथियों ने किया। और आज उसका खमियाजा महंगाई की सूरत में खमियाजा उसका आवाम भुगत रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब जी आगे जो होगा, एहतजाज अगर हो रहे हैं, अगर इस फैसले को कोई नामंजूर कर रहा है तो अल्टीमेटली इसका असर किस पे पड़ा है? आम आवाम पर पड़ा है। मैं तो लोगों से कहूँगी थोड़ा सा सोचे समझे, अपने लिए सोचे, आपके लिए सोचने के लिए और आपके अलावा कोई नहीं है। खालिद साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने खालिद साहब की भी सुनी, उनका क्या था आप लोगों ने जाना। उनका यही कहना है बहैसियत पॉलिटिशियन वो इस फैसले को अच्छा नहीं समझते हैं, सियासतदानों के साथ ये सब होना, लेकिन जो बोया वो काटा उनकी जानिब से। ये भी कहा गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। अब आ जाएं जी जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर। कल हमने देखा तमाम टीवी स्क्रीन पर, तमाम दफातर में, बाजारों में, हर जगह, हर जुबान ज़द-ए-आम यही केस था। इमरान खान और लोग बात कर रहे थे, कोई इस हक में था, कोई नहीं था। जो एहतजाज को निकले, सवाल ये पैदा होता है कि अवामी मसाइल अब कौन देखेगा? अगर यही सियासी हलचल रही तो डेंगू के वार जो कि जानलेवा हो गए हैं। यहाँ पर मेरे सामने लिखा है सस्ता आटा कौन खा गया, और मार्केटों में किराना शॉप पर लोग जा रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं। फिर उसके बाद ही नीचे लिखा है जी आलूदगी का खात्मा कैसे होगा। ये वो अवामी मसाइल हैं जो कि जानलेवा होते चले जा रहे हैं, डेंगू से जाने जा रही हैं। आटा नहीं मिल रहा, भूख से लोग परेशान हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बाहर निकल रहे हैं तो ये जहरीला धुआं जानलेवा है।
एक तरफ ये सियासी हलचल और ये सियासी गहमा गहमी, तो दूसरी तरफ अवाम बदहाल। खोकर साहब जी बिल्कुल, जब हुकूमत जो है वो अपोजिशन के पीछे पड़ी होगी कि इमरान खान को नहल करना है और पूरा फोकस उस पर होगा इमरान खान को नहल करने पर, तो हुकूमत की तरजीहात जब बदल जाएंगी तो फिर अवामी मसाइल तो उठेंगे। हुकूमत के कहाँ गई, हुकूमत की रेट कहाँ गई? अगर आटा नहीं आवाम को मिल रहा तो हुकूमत तो रहने का कोई हक नहीं है। देखे स्मोक आलूदगी आपने बताया, स्मोक बताया आपने, फिर ये डेंगू जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। वज़ीर आला ने कितने डेंगू के वाले से मीटिंगें की हैं? एक भी मीटिंग नहीं की। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो हर रोज सुबह 7 बजे वो डेंगू के वाले से मीटिंग करते थे और पिछले 24 घंटों को डेंगू के वाले से रिव्यू करते थे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब के पास तो टाइम ही नहीं है डेंगू के वाले से कोई मीटिंग करने का। ज्यादा मीटिंग कौन करता है? सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर मीटिंग करता है और उसके फैसले जो है वो दूसरे महकमे मानते नहीं है। या चीफ सेक्रेटरी ने एक दफा जरूरत है आटा, एक दफा चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर हेल्थ ने मीटिंग की है, वज़ीर आला की इंटरेस्ट नहीं है। और आटा जो मैं बताऊं, आटा नायाब हो गया मार्केट में और गंदम की शार्टेज हो रही, गंदम की, और गंदम को इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं जा रही। वफाक और पंजाब दोनों हुकूमतों की आपस में टसल की वजह से ये आटा जो है ना वो बहरान पैदा हो गया कि गंदम खरीदी नहीं जा रही। पंजाब गवर्नमेंट कहती है गंदम खरीदनी है, वफाक कहता है गंदम नहीं खरीद रही। दो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और वो लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। और पिस दरमियान में कौन रहा है? अवाम पिस रही है और अवाम को आटा नहीं मिल रहा। अगर आटा नहीं मिल रहा तो फिर मैं कहता हूँ कि क्या मैसेज देना चाहेंगे कोई शहबाज शरीफ साहब को या फिर परवेज इलाही साहब को? क्या मैसेज सीएम साहब को? जी बिल्कुल, सीएम साहब को ये मैं मैसेज देना चाहूंगा कि वो भी अपनी गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को छोड़कर पूरे पहुंचे और पूरे पंजाब के वज़ीर आला बने और पूरे पंजाब में गंदम, डेंगू, आलूदगी, स्मोक, ये इश्यूज भी हैं। सिर्फ गुजरात को डिवीजन बनाना या गुजरात की सड़कें बनाना जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरे सूबे के लोग भी जो है ना वो भी पंजाब का हिस्सा है, उनकी तरफ भी वज़ीर आला को तवज्जो देना चाहिए। आपने सही कहा। सो नाज़रीन, ये तो मसाइल हैं जो कि हल तलब है, लेकिन इसका हल क्या है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं। बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, पाकिस्तान और भारत का मैच जो कि होने जा रहा है, कल होगा या नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा से जब मैदान में उतरती हैं ये दोनों रिवायती टीमें, रिवायती हरीफ जिन्हें कहा जाता है, सो एक नजरें तमाम दुनिया की इस मैच पर आ जाती हैं। सो टफ मुकाबला होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ वेदर कंडीशंस भी इस तरह के सामने आ रही हैं। खैर 23 अक्टूबर 2022 को ये मैच खेला जाएगा और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वार्म अप मैच जीत लिया है, जबकि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त का सामना रहा, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच बारिश के बाइस मंसूख कर दिया गया था। अब सबकी नजरें हैं कल के मैच पर। सो पाकिस्तान के लिए कल का मैच अगर होता है तो कितना टफ है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे भी कुछ बात कर लेते हैं। कौन कितना जो है वो इस टाइम एक्टिव नजर आ रहा है, फॉर्म में नजर आ रहा है, इस पर हम कुछ बात करते हैं। कल के मैच के हवाले से तज्जिया करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम की कितनी भरपूर तैयारी है। ऑल्दो पीछे कुछ जो हमने वार्म अप मैचेस में भी हालात देखे मायूस कुन थे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान साहब मौजूद है, उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आमिर भाई? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी सियासत की बातें हो रही हैं और सियासत के बाद जो बड़ी चीज़ होती है ना वो पाकिस्तान और भारत का मैच होती है। मेरे ख्याल से अगर कल मैच होता है तो ये सियासी तमाम चीज़ें एक साइड पर लग जाएंगी और सब मैच देखेंगे। नहीं, ये तो बात ठीक है कि सब मैच देखेंगे, लेकिन क्रिकेट में भी सियासत हो रही है। अच्छा? आपको पता है कि साथ साथ सियासत भी चल रही है। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया जाने से इनकार कर दिया, ACC भी फंस गई, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी, और ICC भी फंस गई। हालांकि खेलों में ये चीज़ें नहीं होनी, वो सियासत अपनी जगह पे रही। लेकिन मैं तो जो रॉक ने बात की, आप हॉलीवुड के स्टार हैं रॉक, द रॉक, उनका और अमेरिका में क्रिकेट कोई खास पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन उनका जो बयान आया है वो है कि कल दुनिया साकत हो जाएगी। आप देखें, वक्त रुक जाएगा। यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है वो इस मैच को देखना चाहती है। किसी ज़माने में आज से अब आपकी ये वाली बातें सुन के मेरे अपने दिल की धड़कन तेज भाई 25-30 साल पहले तो ऐसे था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का था, एशेज थी, लोग उसको फॉलो करते थे, रेडियो पे सुनते थे, जहाँ से कमेंट्री मिलती थी वहाँ से सुन लेते थे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की रिवलरी ने इस सारे के सारी गेम को पलट दिया और अब ऐसा है कि कल शायद सड़कें भी सुनसान होंगी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो तोशाखाना चोरी पे नाअहली हुई है एक ऐसे शख्स की जिनको खुद को सादको अमीन के लाने का बड़ा शौक था, उनका प्रोटेस्ट भी शायद इसीलिए ज़्यादा
उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था, और उसकी बड़ी वजह ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच है। देखिए, जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप डिज़ाइन किया है उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया कि जो पहला मैच होएगा इतवार के रोज़, संडे जिसकी दिन छुट्टी होती है, उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच रखा गया शेड्यूल के मुताबिक। और ये इस वक्त दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच है, दुनिया क्रिकेट का बिल्कुल सबसे बड़ा मैच है। और इस बड़े मैच के लिए कुछ पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पे रोशनी डाल दें। वो जो है ना, दिलों की धड़कनें तो तेज हैं ही हैं, लेकिन टीम से कुछ अच्छी उम्मीद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे मतलब मैं भी ये पूछना चाह रहा था, जो आपने मुंह से लफ्ज़ बोल दिया ऑनेस्टली स्पीकिंग वाला, जिसको हम कहते हैं ईमानदाराना तबसरा या गैर जानबदाराना तबसरा, वो क्या होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये खुबुलवतनी वाला तबसरा होना चाहिए, यानी दुआएं तो टीम के साथ ही हैं, बीइंग ए क्रिकेट एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर बीइंग ए क्रिकेट एक्सपर्ट आप पूछते हैं तो इंडिया जो है वो फेवरेट ना के आमिर भाई ने देखा, आपने साथ ही कह दिया, टूट जाता है। और ये टीवी पे स्क्रीन पे बैठे हुए लोग भी यही बात करेंगे कि फेवरेट जो है वो आप इंडिया को कह रहे हैं, तो आप शायद इंडिया को फेवर करें, बट जो इस वक्त की हमने रियलिटी देखनी है ना, हमने खिलाड़ियों की। देखिए, अभी तक जितने T20 वर्ल्ड कप हुए उसमें इंडिया और पाकिस्तान 6 मुकाबले हुए, 4 जीता इंडिया, 1 जीता पाकिस्तान, 1 टाई हुआ, और सबसे कम स्कोर जो है, और ये लो स्कोरिंग मैचेस थे सारे, कोई मैच 152 158 से ऊपर नीचे नहीं गया है, यानी लो स्कोरिंग के। आप प्रेशर का अंदाजा करें ना दोनों टीमों के ऊपर, ये तो अब तक T20 में 200 तो रन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो चेजेबल भी हैं और लोग चेज करते भी हैं, लेकिन इसमें लो स्कोरिंग होता है दोनों में। मैं समझता हूँ कि इंडिया का पलड़ा भारी भी रहा। पाकिस्तान ने लोएस्ट स्कोर 118 किया था, 119 करके इंडिया जीत गया था, जो लोएस्ट स्कोर था इन दोनों टीमों के मबैन। अभी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर आप कहें तो एशिया कप मुझे में कुछ टीम की उस पे तमाम मैं बताता हूँ, प्लेयर्स का भी बता देता हूँ, लेकिन एशिया कप में परफॉर्मेंस भी, जिसको शायद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि जी मेरी टीम जो है वो बिक रही है और मेरी टीम जो है उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, ये फ़ैन फॉलोइंग क्रिकेट की है, बातों तक तो पहली बात है, बातों तक ठीक है। देखिए, एशिया कप की परफॉर्मेंस अगर देखें, इंडिया से 2 मैचेस हुए हमारे, एक हम जीते, एक इंडिया जीत गया, दोनों क्या हुआ, बराबर हो गए। अफगानिस्तान से हम बहुत फंस के मैच जीते, जिसके अफगानिस्तान की टीम कोई बड़ी टीमों में शुमार नहीं होती है, और उसमें भी अगर वो आखिर में छक्के ना लगते तो वो मैच हमारे हाथ से गया था। श्रीलंका से 2 मैच खेले, दोनों हार गए, और श्रीलंका को कल छोटी टीम ने हरा दिया। अब मुझे अंदाज़ा करें कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी, जिसकी पिचेस की अगर बात कर लें, तो वहाँ पर गेंद जो है वो अप होता है, यानी वो निकलता है, अपलिफ्ट बोलते हैं उसको, वो निकलता भी है और ऊपर भी उठता है। पाकिस्तानी बैट्समैन ज़्यादातर जो है वो उसी पर आउट होते हैं। और आपने बात की पाकिस्तानी बैट्समैनों की या बॉलर्स की बात कर लें, अब ये जो तमाम तज्जिया आपने बताया ना, इसके बाद मुझे लगता है खिलाड़ियों की कारकर्दगी जैसी भी रहे, प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखिए, एक ही प्लेयर पर आप डिपेंड कर रहे हैं इस वक्त, सही क्या, वो है मोहम्मद रिजवान। वही बेचारा कीपिंग में भी आपको परफॉर्मेंस करके दे, वही आपको बैटिंग में भी करके दे। इसके अलावा बाबर आजम साहब भी जो हैं वो नहीं चल रहे हैं, और उन पर बहुत प्रेशर भी है कप्तानी का, नजर आ रहा है। विराट कोहली पे यही प्रेशर था, उन्होंने इसको निकाल लिया उसमें से। अब आपके बाबर आजम पर प्रेशर है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं। आसिफ अली के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं हमारा। आसिफ अली भी ऊपर आती उठती बॉल को हमारा बैट्समैन खेलना चाहता ही नहीं है, या उसको खेलना आता नहीं है। ये आज से प्रॉब्लम नहीं है, ये पुरानी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस पर किसी ने काम नहीं किया। हमने अपनी जो क्लब लेवल पे क्रिकेट है या हम डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट है, उसमें ऐसी पिचेस बनाना गवारा ही नहीं की जो बॉलर को मदद दे। तो इसीलिए हम जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो है उस तरह की नहीं रहती है। बिल्कुल सही। ये बड़ा अजीब बात है कि हमारे बैट्समैन जो हैं ऑस्ट्रेलिया में कांपते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि शायद इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट आप कहें तो दुनिया भर में दुगनी क्रिकेट इंडिया की है। वो ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो उनके बैट्समैन को ज़्यादा जो है वो मौका मिलता है खेलने का। फ़खर से कोई उम्मीद रखी जा सकती है या देखिए, उम्मीद तो आपकी मैं तो कहता हूँ कि शादाब से भी उम्मीद रखी जा सकती है। आपकी उम्मीद तो आपकी ये खुशदिल साहब ने तो हमेशा नाखुश करने का ठेका मेरे फ़खर से भी उम्मीदें हैं हमारी। मैं तो कहता हूँ सारों से उम्मीदें हैं कि सारे अच्छे, मुझे हारिस रऊफ से भी बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो करें। लेकिन आप शान मसूद बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, नो डाउट, लेकिन वो भी जब प्रेशर आता है
तो वो सिर्फ अपने के लिए खेलते हैं, अपने आप के लिए खेलते हैं। टीम के लिए खेलना और चीज़ है। जिस तरह से रिजवान खेलते हैं, खुलकर खेलने वाले हमारे पास नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया को थोड़ा सा इसमें एज है। आपने बात की थी तो थोड़ा सा नहीं, मुझे तो अच्छा खासा लग रहा है। रोहित शर्मा और बाबर आजम आमने सामने हैं, दोनों कप्तान हैं। और अगर बैलेंस टीम का देखा जाए तो ऑन पेपर्स भी इंडिया की टीम बेहतर है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर नहीं है। ये बारिश हो जाए फिर मेरे ख्याल से कल ये बेहतर है। देखिए बारिश ना हो, हालांकि बहुत आपकी बातें सुनने के बाद मैं दुआ करूंगी बारिश हो जाए। वहाँ पे तो कल भी बारिश होती रही। हाँ। और प्रैक्टिस भी नहीं हो सकी थी कल वाली। और कल आने वाले दिन में भी 80% उन्होंने कहा है बारिश की उम्मीद है। और ये हमारा महकमा मौसमियात नहीं है। हाँ। कुकर वाला जो मुर्गे वाला मौसमियात वाला नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शंस होती हैं और उसमें अगर 80% रेन चांसेस हैं तो मैच डिस्टर्ब हो सकता है। पाकिस्तान का एक मैच पहले ही बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुआ जो अफगानिस्तान के खिलाफ था, और वो इसका तो अल्टरनेट डे भी नहीं है। सबसे बड़ी अफसोस की बात, इतना बड़ा मैच, इतना इसका इंतजार हो गया तो हो गया। हम बॉलिंग लाइन हमारी पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रॉन्ग समझी जाती है। शाहीन आफरीदी की बॉलिंग मुझे बताइएगा। देखिए एक फ़र्क है, अगर आप दोनों टीमों का मुआवजा करें तो शाहीन शाह वाकई में एक फ़र्क है। मतलब मैं हारिस की बात नहीं करता हूँ, उसको इंडिया ने खेल भी लिया और देख भी लिया। शाहीन जो है वो इस वर्ल्ड कप में, मैंने आपसे कहा जिस तरह से बॉल रेज करता है ऑस्ट्रेलिया में, और शाहीन का कद लंबा है तो उनका जो बाजू है वो बहुत ऊपर से आता है, जो कि ज़रा से पस्त कामत, पाकिस्तानियों से ज़रा से पस्त कामत हैं इंडियंस, तो उनके लिए खेलना उसको मुश्किल होगा। क्योंकि बॉल दोनों एशियाई टीमों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ऊपर आती गेंद को अच्छे तरीके से नहीं खेलते हैं। वसीम, वकार, शुएब, आमिर, ये सब वो वहाब, ये सब वो लोग जो थे बॉल को ऊपर लेके आते थे। और अगर शाहीन इसमें कामयाब हो गए, आगे बॉल ना किया, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही वो पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। नसीम शाह के बारे में कमेंट आपका क्या होगा? नसीम शाह अच्छा है लेकिन ना तजर्बेकार है। प्रेशर गेम जो है वो उसमें हारिस भी ना तजर्बेकार नज़र आते हैं, नसीम शाह भी नज़र आते हैं। नसीम शाह से अभी तो वो 4 छक्कों के बाद तो बड़ी होप है लोगों को बैटिंग में भी। अभी जो हमारे तमाम मैच का मैं कहूँगी कि कामयाबी का जो बोझ है वो किन खिलाड़ियों के सर पर है? 2 प्लेयर्स पे है जी, रिजवान और शाहीन। 2 प्लेयर्स पे बोझ होएगा और ये बोझ नहीं होना चाहिए था। यानी रिजवान को इस फ्री ऑफ माइंड से खेलना चाहिए था कि अगर मैं आउट हो भी जाऊं तो नीचे मेरे 4 लोग हैं, तो फिर वो खुलकर या बहादराना तरीके से, दलेराना तरीके से खेलते हैं। और अगर ये प्रेशर होए कि नीचे आने वाले जो हैं उन्होंने पिछले कई महीनों से कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। मिडल आर्डर में आपने खुशदिल का नाम ले लिया, आसिफ का नाम ले लिया, एक आध मैच में 2-1 छक्के लग गए, ये फ्लूक्स होते हैं जो लग जाते हैं। लेकिन आमतौर पर आपको जो मिडल आर्डर बैटिंग है उसको ऐसा होना चाहिए जैसे एक आप समझिए पिलर है सही बिल्डिंग का, तो ये पिलर्स जो हैं ये निकल जाते हैं तो बिल्डिंग नीचे आराम से गिर जाती है। ऊपर वनडे में वनडे T20 में तो जो ओपनर्स हैं उनकी हैसियत ऐसे ही है कि वो आए और मारना शुरू कर दिया, लेकिन अगर उनमें से कुछ जल्द आउट हो तो मिडल आर्डर आकर उसको बचाता है। वो हमारे पास उस तरह टॉस की अहमियत क्या होगी कल के मैच पर? देखिए टॉस बहुत अहम है और पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ये मेरा है तजिया कि क्योंकि हमारे पास हारिस और शाहीन जो हैं फुल पेसर बॉलर हैं और वो इंडिया को जल्द आउट करने की सलाहियत रखते हैं। अगर स्कोर कम हुआ तो हमारे बैट्समैन पर प्रेशर कम होगा। जो मैं बात कह रहा हूँ कि रिजवान के ऊपर जो है, बाबर आजम के ऊपर अगर प्रेशर कम हुआ तो ये अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये प्रेशर जो है वो पांड्या को ये खेल चुके हैं और दूसरी बारी में मेरे ख्याल है इंडिया जो अगर करता है 150, 60, 170 तो चीजेबल है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ओपनर्स पर प्रेशर कम होएगा तो फिर मिडिल आर्डर पे भी प्रेशर कम होगा, स्कोर कम होता चला जाएगा ना। कुछ स्कोर कम होगा तो मेरा ख्याल है कि फ़ायदेमंद है। अगर बाबर आजम टॉस जीते तो इंडिया को पहले खेलने का मौका दें और अपने बॉलर्स को पहले आजमाएं। अच्छा जी, गुड लक तो हम टीम को कहना चाहेंगे, लेकिन आमिर भाई के तज्जिए के बाद थोड़ा सा मैं इस तरफ भी आ गई हूँ कि बारिश हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन गुड लक कहेंगे। हमारी तमाम तर दुआएं, तमाम तर नेक तमन्नाएं अपनी टीम के साथ हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज किसको? अवाम को, टीम को। मुझे अवाम को मैसेज देना है कि हौसले में रहें। मेरा तबसरा कोई इतना वो बड़ा तबसरा नहीं है। मैंने तो स्टैटिस्टिक्स और जो टीम की सूरत हाल एशिया कप में परफॉर्मेंस थी उस हवाले से बात की थी।
दूसरा वर्ल्ड कप का जो हिस्ट्री चली आ रही है उसमें इंडिया प्रेशर गेम्स में पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दिन होता है प्लेयर्स का। बिल्कुल आपने सही कहा। कल अल्लाह करे रिजवान का और शहीनशाह का दिन हो और वो दिन जो है पूरी इंडियन टीम को बहा कर ले जाए। इंडिया से मुझे भी उसी तरह से मोहब्बत या नफरत कह ले है जिस तरह से आप लोगों सबको। पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी हमारे दिल तो धड़कते हैं जी पाकिस्तान के साथ। थैंक यू सो मच आमिर भाई। नाज़रीन ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। खुश आमदीद आपको स्टूडियो में कहेंगे। और अभी रिसेंट टिकर्स जो आपने स्क्रीन पर देखे, डेंगू के ताबड़तोड़ हमले, मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि बच्चे भी मुतासिर होने लगे हैं। बच्चों के लिए डेंगू किस हद तक खतरनाक है, हर दूसरा बच्चा जो अभी आसपास भी आपको अपने रिश्तेदारों में इर्द गिर्द पता चल रहा है कि जी बच्चों में बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ये टाइमली पता कराना कि डेंगू है नहीं, सिम्टम्स इसके क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसके लिए एहतियात क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, चेयरमैन शोबा इत्फाल और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जुनैद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर जुनैद को अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपको शो में बुलाने का बहुत शुक्रिया। सर आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आप अपनी बहुत भारी जिम्मेदारियों से वक्त निकाल के यहाँ पर आते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, बच्चों में डेंगू किस हद तक खतरनाक है? देखिए, डेंगू हर उम्र में ख़तरनाक है, बच्चों में भी ख़तरनाक है, बड़ों में भी ख़तरनाक है। बिकॉज डेंगू के ना दो किस्में हैं, एक सिंपल डेंगू फीवर, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू लीक फीवर। जो ये डेंगू लीक फीवर है या हेमरेजिक फीवर है, ये ज़्यादातर तब होता है जब आपको दूसरा अटैक हो डेंगू का। डेंगू के 4 वायरसेस हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। पहले अटैक को प्राइमरी डेंगू कहा जाता है, दूसरे या सब्सिक्वेंट जितने भी अटैक्स दूसरे वायरसेस से हों उनको सेकेंडरी डेंगू कहा जाता है। ज़्यादातर जो मसाइल आते हैं वो दूसरी बार डेंगू होने से होते हैं, जबकि बहुत से वालिदैन या बच्चों को या बड़ों को ये पता भी नहीं चलता कि पहली बार कब हुआ था। बिकॉज डेंगू भी आम वायरस, किसी भी वायरस की तरह। चाहे इसमें गैप ज़्यादा आ जाए, 2 माह पहले, 4 माह पहले, या फिर पिछले साल उनको डेंगू हुआ? जी, पिछले साल हुआ हो या उससे पहले हुआ हो, 2-4 माह पहले, जैसे ही इम्यूनिटी उसकी कम होती है डेंगू दोबारा हो सकता है। एक नया वायरस काट सकता है। सोसाइटी में हर वक्त 3-4 वायरस मूव कर रहे होते हैं और जब वो सेकेंड टाइम काटता है तो उसके मसाइल होने ज़्यादा होते हैं। सही। सो अब कुछ सिम्टम्स बता दें। जैसे मैंने कहा हर दूसरा बच्चा बुखार का शिकार है। बुखार के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। डेंगू का बुखार सडन हाइग्रेड फीवर, आप कहेंगे कि रात बच्चा सही सोया था, सुबह 104 बुखार, ठीक है। इसके बरक्स टाइफाइड का बुखार स्टेप लेडर पैटर्न, सीढ़ी की तरह चढ़ता है, पहले 101, 102, फिर तीसरे चौथे दिन 104। मलेरिया का बुखार जिसको हम बारी का बुखार यानी कमिंग एंड गोइंग, बुखार होगा, रिकवरी होगी, दोबारा हो जाएगा हाइग्रेड। तो डेंगू में सडन हाइग्रेड फीवर, सर में शदीद दर्द, आँखों में दर्द, जिस्म बहुत ज़्यादा टूटना, कई बच्चों को रैश बन जाता है, कईयों को हल्का फुल्का गम से या कहीं हल्का सा ब्लीड भी हो सकता है। और ये चीज़ें, सर में दर्द इसकी इतनी आप समझिए कि रिमार्केबल होती है कि कई बच्चे बाकायदा आके इसको हाईलाइट करते हैं कि उनको सर में दर्द हो रही है और जिस्म बहुत ज़्यादा टूटता है। तो ये इसके मेन फीचर हैं सडन हाइग्रेड फीवर के साथ। अब देखिए, डेंगू के बुखार के 3 फेजेस हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि 3 या 4 या 5 दिन का हाइग्रेड फीवर, इस दौरान डेंगू का जरासीम आपके अंदर घूम रहा है। ये वो टाइम है जिसमें बच्चे को नेट में रखने की ज़रूरत है ताकि मॉस्किटो उसको काट के वायरस लेकर किसी और को ना लगाए। एक एहतियात, उस दौरान आप बुखार की दवा देते हैं और उसके बाद इसमें तीसरे चौथे दिन जाकर बुखार टूटता है। ठीक है। जो बच्चे सिंपल डेंगू फीवर के होते हैं वो टूटने के बाद रिकवरी फेज में चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके प्लेटलेट बेहतर होना, उनके WBC वाइट ब्लड सेल बेहतर होना। जो खुदा ना खास्ता डेंगू हेमरेजिक फीवर यानी जिनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई होती है, दूसरा तीसरा अटैक होता है, उनका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बुखार टूटने के बाद। यहाँ ये बात समझनी ज़रूरी है कि आम बीमारी में बुखार टूटने के बाद आप कंफर्टेबल होते हैं, आपका वो रिलैक्स हो जाता है ना बुखार। और डेंगू में बुखार टूटने का टाइम जब करीब आता है, तीसरा चौथा दिन बुखार तो हो जाए, तो वहाँ पे अलार्म होता है कि ये बच्चा सिंपल डेंगू फीवर वाला है या डेंगू हेमरेजिक फीवर वाला है। ये 2 अलहदा बीमारियाँ हैं। ऐसा नहीं होता कि गलती हुई आपसे तो एक बीमारी दूसरी में कन्वर्ट हुई, ये टू स्टार्ट विद 2 सेपरेट बीमारियाँ हैं। अब जो डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है उसका सबूत या एक थोड़ा सा इशारा कि क्या ये बच्चा खुदा ना खास्ता मुश्किल में जाएगा, उसके प्लेटलेट सडन ड्रॉप कर कि विद इन 24 आवर्स, तीसरे दिन के अंदर अंदर, सुबह आपने देखा 150 नॉर्मल होते हैं तो 130 की रीडिंग आई,
6-8 घंटे बाद देखा तो 97 की रीडिंग आ गई, 6-8 घंटे बाद देखा तो 50-55 आ गया, उसको अगले 6 घंटे बाद देखा तो वो 10-12 पे आ गया। दिस चाइल्ड इज इन अ प्रोबेबिलिटी कि ये बच्चा डेंगू की कॉम्प्लिकेशन जिसको लीक कहा जाता है, अब लीक समझिए हमारी नाड़ें हैं जिनको आर्टरीज कहते हैं, वो आगे मजीद छोटी होती हैं, इनको आर्टेरियोल्स कहते हैं, उससे आगे वो सबसे छोटा जो उनका सेगमेंट होता है कैपिलरी, जिस तरह हमारी ये फिंगर टिप्स पे है। अब कैपिलरी जो एक वॉल है उसके चैनल लीक करते हैं, ठीक है, खून के 2 हिस्से हैं, रेड ब्लड और वाइट, वो वाइट वाला हिस्सा लीक करके बाहर चला जाता है। जब आपकी सर्कुलेशन में ब्लड नहीं रहेगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा, और विद इन नो टाइम अगर आपकी सारी कैपिलरीज लीक कर जाएं जिस्म में जहाँ जहाँ हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर इस रफ्तार से नीचे जाता है कि उसको संभालना दुश्वार होता है। ऐसे की परसेंटेज बहुत कम है, ये समझना पड़ेगा कि ये कॉमन नहीं है। कॉमनेस्ट वो है साइलेंट इन्फेक्शन, उसके बाद कॉमन है सिंपल डेंगू फीवर, लेकिन सेकंड क्योंकि अब रिपीटेड डेंगू हो रहा है, चुनाचे ऐसे बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं जो लीक में जाते हैं, और अगर उनको इन टाइम आइडेंटिफाई किया जाए और बुखार के आखिरी टाइम पे उनको हम एडमिट कर लेते हैं और उनको वॉच करते हैं ब्लड प्रेशर कितना है, उनके वार्निंग साइन कि ब्लड प्रेशर कम होते ही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, आपको एकदम पेशाब आना कम हो जाएगा, पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाएगी, बच्चा थोड़ा सा गनूदगी या डिजी होना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि लीक स्टार्ट हो रही है। अगर किसी वालिदैन को ये लेट पता लगता है तो उनको एज अर्ली हॉस्पिटल जाना चाहिए। लोगों को स्केयर नहीं होना चाहिए, डेंगू का इलाज नहीं है, डेंगू इज़ ऑल मॉनिटरिंग, कि बुखार का फेज ख़त्म होना और उसके बाद ये बच्चा लीक में जा रहा है या रिकवरी में जा रहा है, उस वक्त की क्लोज मॉनिटरिंग, दिस इज़ द ट्रीटमेंट, उसमें फ्लूइड को किस तनासुब से देना है, ये सब कुछ डेंगू का इलाज है। सही। सो आप अगर टाइमली ये सब चीजें अच्छे तरीके से मॉनिटर हों तो आपका बच्चा रिकवरी फेज में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बुखार कितने दिन रहे तो फौरी तौर पर आपको डेंगू टेस्ट कराना है, या एक पूरा दिन बुखार आप देख लें अगर हो रहा है? देखिए, पहले दिन डेंगू टेस्ट आप ना भी करवाएं, जनरली इसकी डेफिनेशन में 2 to 10 डेज का फीवर है, तो दूसरे दिन आप डेंगू का टेस्ट करवा लीजिए। पहले दिन आप तब देख लेते हैं जब पूरी फैमिली में फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको पता होता है कि आप एहतियात कर लें। पहले आप जब दूसरे दिन करवाते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है दूसरे तीसरे दिन के थोड़े से प्लेटलेट लोअर साइड पे मिलते हैं, तो आप अलार्म होते हैं। पहले दिन कई दफ़ा आपके प्लेटलेट नॉर्मल होते हैं, तो आप एकदम अपने आप को हटा लेते हैं कि डेंगू नहीं है। ये तो हुआ CBC। एक होता है डेंगू का अपना टेस्ट जिसको NS1 कहते हैं, जो डेंगू की अपनी प्रोटीन है, उसको टेस्ट करने से आपको कंफर्म होता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब डेंगू टेस्ट करवा लिया, वो देखते हैं तो खाली CBC करवाया होता है, उसमें कई दफ़ा प्लेटलेट पहले 2 दिन नॉर्मल होते हैं, तो आप कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब डेंगू नहीं। हालांकि अगर आप तीसरे दिन करवाएं तो आपके वो प्लेटलेट फॉल पे आ सकते हैं। फिर नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपने डेंगू का असल टेस्ट तो करवाया नहीं, तो तेज़ बुखार के दौरान वायरस खुद घूम रहा होता है, तो वायरस का टेस्ट, और बुखार उतरने के बाद जो उसकी एंटीबॉडीज़ यानी बॉडी जो हमारा जिस्म कुव्वत मुदाफ़ियत बनाता है, वो वाले टेस्ट। इसमें और बहुत सारी डिटेल्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी की, वो कॉमन मैन के लिए नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, ये कह दीजिएगा, वक्त हमारे पास कम है, डेंगू के वो पेशेंट्स जो कि घर में खासतौर पे बच्चे, डाइट उन्हें क्या लेनी है साथ? देखिए, डाइट में थोड़ा सा फ्लूइड अपना मुनासिब रखिए, और ख़ासतौर पे लेकिन जब बुखार उतरने के बाद आप फ्लूइड अपना मुनासिब रखें और जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पैरासीटामॉल लें, बुखार अपना जो है नेट में बच्चे को सुलाएं ताकि वो दूसरों को ना लगाए। एडल्ट मॉस्किटो के लिए अपने घरों में सफाई का इंतज़ाम रखें ताकि स्प्रे रहे, बिकॉज जब एक डेंगू घर में होगा, कोई भी एडल्ट मॉस्किटो उसको काट कर वहाँ से बाइट लेके, वायरस लेके दूसरे को काट के कम्युनिकेट कर सकते। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे जो हम देखिए, फुल स्लीव्स देखिए, हम लोग जो कपड़े इस वक्त भी बच्चे पहन के हमारे पास अस्पतालों में घरों में आ रहे हैं, बरमूदास हैं, शॉर्ट्स हैं, हाफ स्लीव्स हैं, स्लीव ना एडल्ट से एहतियात करें ना बच्चे करें। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपना भी ख्याल करना है और कम्युनिटी का भी ख्याल करना है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आपकी जान से रिलेटेड है, अपने साथ साथ आपने दूसरों का भी ख्याल रखना है। प्लीज़ एहतियात कीजिए, और बुखार की सूरत में जो डॉक्टर साहब ने अलामात बताई हैं उसकी सूरत में ज़रूर फौरी तौर पर अस्पताल से रिजू कीजिए, ताकि जल्दी इन चीज़ों को मॉनिटर करके जल्दी आप सेहतियाबी वाले वो सेशन की तरफ जा सके और रिकवर हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।